हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अजय। थोड़ा बहुत पहचानने लग गए होंगे आप सभी। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लेक्चर कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करता हुआ आएगा। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान से देखा है तो मैं उसमें बेसिक सी एनालिसिस आपको दी, उसमें कुछ डेरिवेशनल पार्ट था, कुछ एक एजम्पशंस थे जो एजम्पशंस मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, उसी से रिलेट करता हुआ ये भी लेक्चर है ना। और इन दोनों टॉपिक का इंपॉर्टेंस ये कि यार आपको यहां पे दो क्वेश्चन, यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां पे दो क्वेश्चन यानी दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस वो हैं जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। वो करंट कैरिंग वायर कोई भी सिचुएशन में हो सकता है। मैंने प्रीवियस 5 ईयर और 10 ईयर की एनालिसिस में ये देखा कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाली सिचुएशन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। या फिर एक टाइप की सिचुएशन और भी है, वहां से क्वेश्चन बनके तैयार होता है। यानी प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर कहीं ना कहीं आपको दो टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएगा। और दोनों केसेस में मैं आपको बार बार मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना ही सिखा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेजर करते हैं अराउंड द मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंपोनेंट, ये सारी बातें मैं आज भी करने वाला हूं। ठीक है, दोनों टाइप की सिचुएशन पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उस लेक्चर में मैंने वो क्वेश्चंस, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए। आज का लेक्चर किन किन बातों को लेके होने वाला है प्लीज आप एक बार थोड़ा सा देख लें। जैसा कि हर बार हम करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस एम्पियर सर्किटल लॉ है ना। इस लॉ के इर्द गिर्द आज का पूरा लेक्चर होने वाला है। यहां तक कि इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस लाइक द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैं लेता था या फिर जिसको लेके मैं सॉल्यूशन यानी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देता था, उसमें करंट की एक कॉमन स्ट्रीम, एक सिंगल स्ट्रीम के लिए मैं वो कैलकुलेशन कर रहा था। लेकिन यहां पे अब स्ट्रीम्स जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स चेंज हो चुकी होंगी। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और भी है दैट इज सोलेनॉइड, एक एप्लीकेशन और भी है टोरॉइड। ये दो एप्लीकेशन यानी तीन एप्लीकेशन आप बोल सकते हो जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ बेस्ड हैं। क्लियर। उसके बाद अगर समय बचता है तो वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुझे समय लग जाएगा। अगर समय बचता है तो एक नए टॉपिक को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं आपको चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करके दूंगा कि अभी तक जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था उस समय आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि यार जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को प्लेस करते हो उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है उस फोर्स के बिहाफ पे आप बहुत सारे मेजरमेंट कर पा रहे होते हो। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस करते हैं तो कुछ सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर समय रहता है तो मैं ये पार्ट भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। उसके अलावा अगर मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड थ्रो करता हूं उस केस में, और एक एंगल पे थ्रो करता हूं उस केस में, और अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कॉमनली थ्रो करता हूं उस केस में भी जो सिचुएशंस यानी थर्ड जो एनालिसिस है वो चार्ज पार्टिकल की मोशन को लेके डिस्कशन हो सकता है। और इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन दैट इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन है और वो कहीं ना कहीं मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से ही रिलेट करता हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये डिस्कशन डन। तो एक एक करके बात समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हमारी पिछली कक्षा आप देखते हैं, पिछली कक्षा आपने देखी यानी अपना वीडियो देखा, उस समय मैं आपको बायोट-सेवर्ट लॉ और अरिस्टेड एक्सपेरिमेंट दोनों की मदद से मैंने यह बात कही आपसे कि यार जहां पे भी करंट है, जहां पे भी चार्ज फ्लो है, वहां पे मैग्नेटिज्म की बातें की जा सकती हैं। और आपने की भी। आपने करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की बातें की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बातें की। तो उसी सिचुएशन को एक और भी तरीका है जिस सिचुएशन में जिससे उसे स्टडी किया जा सकता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया जा सकता है, और जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये लॉ क्या था, इसको पहले बिल्कुल रूढ़िवादी थॉट के साथ स्टडी करते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल सिंपल सी बात बताते हैं। ठीक है, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर एक तार है, अगर एक वायर है, एक वायर है
और इसमें करंट है, करंट है, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, अगर इसमें वायर है, करंट है, और इस वायर से आर डिस्टेंस पे मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में मिलती है, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मिलती है। यानी इस वायर से परपेंडिकुलर पोजीशन, यानी पोजीशन जो है वो करंट कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मिलती है। अगर मैं इक्वी डिस्टेंस, यानी इस वायर से इक्वी डिस्टेंस, इधर भी आर इधर भी आर, यहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहता हूं, तब भी आपको वैल्यू मिलती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर मैं इस परपेंडिकुलर पोजीशन यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहता हूं, तब भी आपको मैग्नीट्यूड में b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ही मिलता है। मतलब एक तार से उसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, एक तार से इक्वी डिस्टेंस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हर जगह आपको मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है, मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, तो इस पोजीशन की बात करने पे आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर से आप मेजर करोगे, है ना। When two of the vectors multiplying each other and the result quantity is a vector that should be perpendicular to the first and second mutually, है ना, यानी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो आपके पास आइडियल वेक्टर किधर की तरफ था, आइडियल वेक्टर आपके पास इधर की तरफ था, आर वेक्टर किधर की तरफ था, आर वेक्टर आपके पास ये था, तो बी वेक्टर किधर की तरफ है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि अपनी फिंगर्स को सबसे पहले आइडियल की तरफ करोगे, फोल्ड करोगे टुवर्ड्स आर, देन थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं थंब को अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आइडियल क्रॉस आर किया, तो थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं थंब को टुवर्ड्स करंट कर दूं, तो उस टाइम जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। कर्ल करने का मतलब है एक सर्कल का बनना, क्या बनना, एक सर्कल का बनना, ठीक है। आपको पता है इसका नाम मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा था, क्या नाम रखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने इसका नाम रखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक वायर के चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, एक करंट कैरिंग कंपोनेंट के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो आपको बोलोगे इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और हर सर्कल जो है अगर मैं इसको यहां पे प्लेस कर दूं, तो सर्कल पे जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर है, यानी अगर ये तार है, तार से आर डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आपको सर बी है, लेकिन आपको पता है डायरेक्शन क्या है, दैट्स टेंजेंशियल टू द कर्व, क्या, टेंजेंशियल टू द कर्व, टेंजेंशियल टू द कर्व, that is direction of magnetic field, direction of magnetic field, the direction of magnetic field, clear? जो टेंजेंट है, यानी इस सर्कल के अराउंड जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ये बात हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ये बातें कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, एक बात आप बहुत बता सकता हूं, यहां पे क्या ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी जो सर्कल आपने बनाया, जिसका केंद्र से होके ये तार निकल रहा है, तार जा रहा है, क्या इसे मैं एक ऐसा लूप कह सकता हूं जिसने इस करंट कंपोनेंट को एनक्लोज कर दिया, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या मैं एक लूप कह सकता हूं जिसने क्या करंट कंपोनेंट को एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं? आपको सर जरूरी थोड़े ना है कि आप ऐसे ही बंद करो, आपको एक
नॉन यूनिफॉर्म शेप से भी तो इस करंट कंपोनेंट को एनक्लोज कर सकते थे, बंद कर सकते थे। लेकिन एक यार बात मुझे क्लियर पता है कि मैं एक रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। जब मुझे एक तार के अराउंड रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आती है तो मैं क्यों एक इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं? मुझे ऑलरेडी पता है कि एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो सर्कल बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट कंसीडर कर लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट का मतलब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बी है, इसमें से मैं छोटा सा इस कंपोनेंट डीएल कंसीडर करूंगा। तो जैसे आईडीएल को करंट कंपोनेंट कहते थे वैसे बीडीएल को आप क्या कहोगे? बीडीएल को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट। लाइन कंपोनेंट उसे आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको पता है ऐसे बीडीएल 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 कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट होंगे? बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट होंगे। तो एम्पियर क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, एम्पियर इस बात को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं, क्यों ना कहीं बैकएंड पे उन्होंने इसका कंप्लीट एनालिसिस एक रिसर्च की होगी, रिसर्च के बाद स्टेटमेंट देते हैं। क्या कहते हैं? कि द line integral of magnetic field line component is always be equal to mu naught times of I enclosed। I enclosed यानी जिस करंट कंपोनेंट को आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बंद किया, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लाइन इंटीग्रल किया जाए, लाइन इंटीग्रल का मतलब बीडीएल प्लस बीडीएल प्लस बीडीएल प्लस बीडीएल प्लस बीडीएल किया जाए तो मुझे मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। यानी स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं दैट इज म्यू बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। क्या? एनक्लोज्ड। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे आप एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। मैं भी प्रूव करके दूंगा, लेकिन अभी प्लीज आप इतना समझिए कि द लाइन इंटीग्रल का मतलब आप जितना भी आपने जिस कंपोनेंट से, जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपने से एनक्लोज किया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अगर ऐड कर दिया जाए, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमेशा बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। आई एनक्लोज के मतलब जिस करंट कंपोनेंट को आपने उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट से एनक्लोज किया था, बंद किया था। और भी सिचुएशंस बना के बताता हूं, और भी सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक तार ये है, एक तार आपके पास ये है, एक तार आपके पास ये है, और एक तार आपके पास ये है, ऐसा। ठीक है, इसके लिए मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना है। तो सिंपल सी बात, मैं इसमें करंट कितना I1, इसमें करंट है I2 और इसमें करंट है I3। अब मुझे बताओ, मुझे इनको एनक्लोज करना है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैं एनक्लोज करूंगा तो मैं एक रेगुलर सरफेस ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एनक्लोज किया तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है। क्या मैं ऐसा कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं इसे एनक्लोज करने के लिए एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ है, यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट कंसीडर किया, दैट इज बीडीएल। ऐसे ही बीडीएल यानी आपने उसका लाइन इंटीग्रल किया। लाइन इंटीग्रल जब आप करोगे तो मिलेगा बीडीएल दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, अगर मैं आपसे आई एनक्लोज की बात करता हूं तो इस केस में आई एनक्लोज कितना है? I1 और I2 एक डायरेक्शन में, तो I1
प्लस I2 I1 प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3, ये आपके पास मिलेगा। ठीक है, क्लियर? आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? मैंने कहा कुछ फायदा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% का कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, प्लीज आप पहले उसको देख लो। मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा। जैसे मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, जैसे मुझे बताओ कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंपोनेंट है कि नहीं? स्ट्रेट करंट कैरिंग, मैं आर डिस्टेंस से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। एम्पीरियन लूप क्या होता है? एम्पीरियन लूप वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली। इसे क्या कहते हैं? आप इसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। ठीक है, आपने इस एम्पीरियन लूप से इसको इनक्लोज कर लिया, बंद कर दिया। ठीक है, अगर मैं आप यहां पूछूं मैग्नेटिक फील्ड बी है और आपने स्मॉल करंट कंपोनेंट डीएल कंसीडर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट कितना है? बीडीएल। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? आप इसका लाइन इंटीग्रल करो, यानी इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपोनेंट है उसका लाइन इंटीग्रल करो। तो जब लाइन इंटीग्रल करोगे तो आपके पास मिलेगा बी डी एल। आपको पता है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मुझे ऑलरेडी पता है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर तो आप प्लेस कर दो, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ऑफ डीएल। डीएल आपको पता है जिस लाइन, यानी इस लाइन की अगर लंबाई देखी जाए तो कितनी है? 0 से लेके 2 पाई आर तक। ठीक है, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तो कांस्टेंट था, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो एल आएगा, एल की जगह लिमिट प्लेस करोगे दैट इज 2 पाई आर, और 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, द आंसर इज म्यू नॉट आई। तो आपके पास ये प्रूव हो गया कि नहीं? आपने लाइन इंटीग्रल किया। आपने क्या किया? लाइन इंटीग्रल किया, और लाइन इंटीग्रल करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? म्यू नॉट आई। इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। ये प्रूफ है, मैंने एक एप्लीकेशन लिया और इस एप्लीकेशन के थ्रू ये प्रूफ किया कि मैंने जब ये लाइन इंटीग्रल किया, इसका इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लाइन इंटीग्रल किया, लाइन इंटीग्रल करने के बाद आप ध्यान से देखो आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ठीक है, और इस लूप को क्या कहते हैं? इस लूप को कहते हैं एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, इसे आप एम्पीरियन लूप कहते हैं। क्लियर? ये है एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रूफ भी है, और अगर स्टेटमेंट का यूज किया जाए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट की जा सकती थी, है ना? जैसे अभी केस करके बताता हूं, एक एप्लीकेशन करते हैं, उस एप्लीकेशन से इसका यूज करना आप सीख जाओगे। लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक करंट कैरिंग कंडक्टर। थिक करंट कैरिंग कंडक्टर, मेरे पास एक तार है, प्लीज ध्यान से देखना, मेरे पास एक वायर है और इस वायर की लंबाई इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लेंथ एक वायर है और जिसमें करंट जो है वो आई है। कितना है? आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वायर मोटा होने की वजह से, वायर बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी चार्ज के फ्लो की कितनी स्ट्रीम्स होंगी? बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी यार। वायर मोटा होने की वजह से अगर मैं स्ट्रीम्स देखूं, आप ऐसा समझ लो कि ऐसे पानी बह रहा है तो पानी की कितनी स्ट्रीम्स होंगी, कितनी लेयर्स होंगी? आपको पता है बहुत सारी लेयर्स होंगी। अगर आपको पता है कि ये वायर अगर पतला होता तो मैं केवल एक स्ट्रीम की बात कर रहा होता, अगर पतला होता तो मैं केवल एक स्ट्रीम की बात कर रहा होता, लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, और मैंने पूछा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कितनी दूर? आर डिस्टेंस पे। और इस पूरे जो आपका वायर है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, या फिर मुझे इसके बाहर यानी इसके सरफेस पे, ठीक है, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यानी ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, और या फिर मुझे बाहर कहीं पे सी पॉइंट, यानी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी at point A, B and C। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ए बी सी, 3 पॉइंट्स पे। ठीक है, 3 पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फाइंड आउट करनी है, इतनी सी बात है। ठीक है,
क्लियर? अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या कहा, एम्पीरियन, अगर मैं एम्पीयर सर्कुलर लॉ लगाऊं, तो अगर मुझे बी नहीं पता होता तो मैं स्टेटमेंट यूज करके बी फाइंड आउट कर लेता, और अगर मुझे बी पता है तो मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। दोनों बातें एक ही है ना? तो एक काम करते हैं, जहां पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मैं यहां से पास होता एक एम्पीरियन लूप बना लूं। मेरे पास ये एम्पीरियन लूप है, जिस एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अगर आप ध्यान से देखो, इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट होके गुजर रहा है, ये जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ की है, जो ये व्हाइट स्ट्रीम्स हैं, यही करंट इसके अंदर से होकर गुजर रहा है। बाहर वाला करंट इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। भाई पूरा करंट कितना था? पूरा करंट आई था। पूरा करंट कितना था? आई, है ना? अब एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ को मुझे प्रूव नहीं करना है, मुझे स्टेटमेंट पता है। मुझे पता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ, है ना? यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी मान लूं और स्मॉल करंट कंपोनेंट डीएल कंसीडर कर लूं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। तो अगर मुझे वो एनक्लोज्ड करंट पता चल जाए और एम्पीरियल लूप की लेंथ पता चल जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। या फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता होती और उस एम्पीरियल लूप की लेंथ पता होती, तो मैं म्यू नॉट आई एनक्लोज प्रूफ कर देता। ठीक है? तो मुझे बी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी है? 0 से लेके 2 पाई स्मॉल आर तक। मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज 0 से लेके 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखो, आपको पता है यूनिफॉर्म करंट है, तो पूरा करंट कितना है? आई। करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। करंट डेंसिटी जो है वो कितनी है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ए मतलब पहले पूरा सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर है। मैं अगर यही करंट डेंसिटी उस एम्पीरियन लूप के अंदर ऑब्जर्व करूं जाके, उस एम्पीरियन लूप, तो J इज इक्वल टू क्या मिलेगा? करंट तो I डैश मिलेगा और पाई स्मॉल आर स्क्वायर। करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म होने की वजह से दोनों बराबर हैं, तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I डैश अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो I डैश आपके पास क्या मिल रहा है? I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलता हूं कि यार पूरा करंट कितना था, दैट इज I, इस हिस्से से पास होने वाला करंट कितना है, दैट इज I डैश, क्योंकि बाहर वाले करंट को तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। B इंटू 2 पाई स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, और ये मुझे मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी मुझे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिल गया? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से पास होता एम्पीरियन लूप बना रहा होता, क्योंकि मैं पूरा करंट उस केस में कंसीडर करता। तो अगर आपको पता है कि मैं सेकेंडरी, यानी आपके पास ये वाले एम्पीरियन लूप के लिए स्टेटमेंट लिखूं, तो क्या बदल चुका है? केवल एक ही चीज तो बदल चुकी है, स्मॉल आर जो था वो कैपिटल आर, यानी एम्पीरियन लूप के लिए चेंज यही तो हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या है? म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर था, और स्मॉल आर चेंजेस टू कैपिटल आर, तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द वायर। यानी अब देख पा रहे हैं कि जब मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने गया, तो मुझे मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मिला कि नहीं? क्लियर? तो सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वायर, ऑन द सरफेस ऑफ वायर, वायर की सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं आउटसाइड ऑफ द वायर, यानी अगर मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां से पास होता एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा इसे एनक्लोज करने के लिए। अब ये जो एम्पीरियन लूप बनाया है, इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। तो आपको पता है कि आउटसाइड ऑफ द वायर, आउटसाइड ऑफ द वायर की अगर बात की जाए, ऑफ द वायर की अगर बात की जाए, तो वहां पे आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर है। अगर मैं पूछूं एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है, तो बी
मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बी मान लेते हैं, और एम्पिरिकल लूप की लेंथ 2 पाई स्मॉल आर है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड तो केवल आई होगा ना यार, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एम्पीरियन लूप, ये जो बड़ा सा एम्पीरियन लूप बनाया है, इसके अंदर करंट कितना है, तो भाई इस हिस्से में तो करंट है नहीं, जितना इस तार के अंदर करंट है उतना ही इस बड़े वाले एम्पीरियन लूप के अंदर करंट है। ठीक है, तो आई, तो बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द वायर। ठीक है, कंडीशन अब ध्यान से देखो कि यहां पर जब आप तार के अंदर थे तो मैग्नेटिक जैसे जैसे सेंटर से, यानी तार के सेंटर से सरफेस तक बढ़ रहे थे, स्मॉल आर बढ़ रहा था, स्मॉल आर बढ़ रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगातार यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही थी प्रोपोर्शनलिटी में। उसके बाद सरफेस तक बढ़ती है, लेकिन सरफेस के बाद आप देख पा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी और स्मॉल आर का ग्राफ कैसा बनता है, पहले तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना, कब तक, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर यानी आर इज लेस देन ऑफ आर पे कंडीशन, ये है सरफेस तक, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डिफाइंड होती है सरफेस पे। उसके बाद आपको पता है इनवर्स रिलेशन, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन के बीच में ग्राफ है। तो मैक्सिमम कब है, सरफेस पे, यानी तार के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, तो अगर तार मोटा है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तार के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता है जब थिन कंडक्टर की बात करते हैं, थिन करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, तो हमेशा हम बात देखते हैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वो तार इतना पतला है कि उसमें केवल इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहां पे मल्टीपल ऑफ स्ट्रीम्स हैं, जिसकी वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो ये है एम्पियर सर्किट लॉ का एक एप्लीकेशन, और हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या देखने को मिलता है, देखते हैं भाई। एक एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके सोलोनाइड है, सोलोनाइड। ठीक है, इस एप्लीकेशन को देखो, ये भी मैं आपको एम्पियर सर्किट लॉ से ही सॉल्व करके दूंगा। आप कहोगे सर जो बायोट-सेवर्ट लॉ दिया था आपने, उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, फिर मुझे इसकी जरूरत क्या पड़ी? आप देख पा रहे हो कि जहां पे बहुत सारे करंट कंपोनेंट हैं, मल्टीपल ऑफ स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे करंट कंपोनेंट्स हैं, उस केस में आपको एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करना पड़ रहा है। अगर बायोट-सेवर्ट की बात की जाए तो वहां पे आपके पास एक करंट कंपोनेंट होता था, स्ट्रेट या फिर वो सर्कुलर, लेकिन यहां पे बहुत सारे करंट कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल है सोलेनोइड। अब सोलेनोइड की सबसे पहले तो संरचना देखो कि किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। सबसे पहले सोलेनोइड कुछ इस प्रकार की एक संरचना है, इस प्रकार की एक संरचना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। करंट का इस प्रकार से जाना, मैंने करंट फ्लो का, क्योंकि करंट कंपोनेंट जब तक नहीं है, जब तक करंट का प्रेजेंस नहीं है, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड की कोई बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे देखें तो इसमें हर साइकिल, हर सर्कल एक करंट कंपोनेंट है। करंट कंपोनेंट है कि नहीं? वैसे मैं आपको एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r मिली थी, याद होगा आपको। लेकिन यहां पे बहुत सारे करंट कंपोनेंट हैं, बहुत सारे करंट कंपोनेंट, इस वजह से आपको पता है सभी के सेंटर पर, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, इसमें भी इधर की तरफ, इसमें भी इधर की तरफ होगी, इसमें भी इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, इसमें भी इधर की तरफ। ऐसे ही एन टर्म्स, लेट अस कंसीडर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है कैपिटल एन, और लेंथ ऑफ द सोलेनोइड क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड क्या है, ऑफ द सोलेनोइड क्या है, दैट इज एल। अगर मैं टर्न डेंसिटी की बात करूं तो टर्न डेंसिटी को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर, डन। अब आपको देखना है कि यार मुझे जब भी एम्पियर सर्किट लॉ लगाना, सर्किट लॉ लगाना है, उस केस में मुझे उन सभी करंट कंपोनेंट्स को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बंद करना पड़ता था। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मुझे उसे बंद करना पड़ता था। ठीक है,
क्लियर? अब आप कहोगे सर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में लेता हूं और उसकी वजह से इसको बंद करता हूं। देखो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली या फिर एम्पीरियन लूप लिया, ये दोबारा से बता देता हूं, ये एक एम्पीरियन लूप लिया, ये एक एम्पीरियन लूप है, और मैंने इस एम्पीरियन लूप से पूरे करंट कैरिंग कंपोनेंट को ऐसा बंद कर दिया। लेकिन यहां पे ये एम्पीरियन लूप सही है या गलत है ये तय करना मुश्किल है। जैसे इसमें तो मुझे ऑलरेडी पता था कि एम्पीरियन लूप सर्कल ही बनेगा, सर्कल ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है, एक तार के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है, सर्कुलर बनती है, मुझे ऑलरेडी पता था। लेकिन मुझे सोलेनोइड के अराउंड एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम एम्पीरियन लूप लिया, वो बना दिया। अब ध्यान से देखो, इस एम्पीरियन लूप में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है। देखो यहां से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पे अंदर की तरफ करंट जा रहा है और यहां से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस एम्पीरियन लूप के लिए अगर ध्यान से देखें तो इस एम्पीरियन लूप में एनआई करंट का अंदर जाना और एनआई करंट का बाहर आना, एनआई करंट का अंदर जाना और एनआई करंट का, इसका मतलब नेट करंट जो है वो क्या है, जीरो। नेट करंट क्या है, जीरो। एनक्लोज करंट कितना है, जीरो। तो इसका मतलब ये जो एम्पीरियन लूप है यार, इसके लिए मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि जहां पे मैं एम्पीरियन लूप जो ड्रॉ कर रहा हूं उसकी वजह से एनक्लोज करंट हमेशा क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो उस केस में इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा एम्पीरियन लूप बनाने जा रहा हूं और वो एम्पीरियन लूप कुछ इस प्रकार से है, ये। ठीक है, ये एक एम्पीरियन लूप है। ठीक है, क्लियर? ये एक एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ कर लिया, डन। एक एम्पीरियन लूप मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अगर आप इस एम्पीरियन लूप की लेंथ की बात करें तो आपको पता है इस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, L, क्योंकि जो सोलेनोइड की लेंथ है वही यहां से लेके यहां तक एम्पीरियन लूप की लेंथ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, आप इस पार्ट को थोड़ा बाहर ना मान के यहीं पे कंसीडर करो, ये लेंथ को लगभग नेग्लिजिबल कंसीडर करो, लगभग नेग्लिजिबल कंसीडर करो। क्लियर है? ठीक है, तो एम्पीरियन लूप की लेंथ को यहां पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप नेग्लिजिबल कंसीडर करो। तो आप देखो ध्यान से, तो ये आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, आप ऐसा समझ लो, ऐसा है ना। एक काम करो, इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। ठीक है, क्लियर? ये इस प्रकार से मैंने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। और इस एम्पीरियन लूप में ध्यान से देखो कि ये, ठीक है, अब इस एम्पीरियन लूप की लेंथ ये L है, ये भी कितनी है, L। ये कुछ भी हो सकती है, ये यहां से यहां तक आप B मान लो, तो ये भी लेंथ कितनी होगी, B, और ये भी लेंथ कितनी होगी, L। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको सोलेनोइड के बाहर का केस पता नहीं एग्जैक्टली यहां पे कैसा बनेगा, किस प्रकार की। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी सोलेनोइड की वजह से इस टाइप की फील्ड लाइन बनती ही नहीं है। एक्चुअली फील्ड लाइन कैसी बनती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से। तो आपको पता है, ध्यान से देखो, ये कर्व जैसा बनेगा ना, ये ऐसा कर्व, ऐसा रेक्टेंगल जैसा फ्रेम बनेगा ही नहीं। लेकिन एक बात समझ आती है कि अगर मैं केवल इस हिस्से के लिए कैलकुलेशन कर लूं एक्सिस में, तो यहां पे एक सीधी लाइन बनेगी। मैं केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन का लाइन इंटीग्रल कर लूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मान लूं, B मान लूं, एक स्मॉल करंट लेंथ मान लूं DL। तो मैं जब लाइन इंटीग्रल करने गया तो आप ध्यान से देखो कि इस वाले फ्रेम, पूरे वाले की बात की जाए, पूरे वाले की बात की जाए, उस केस में नहीं, मैं लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं केवल इतने पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, इस लेंथ के लिए लाइन इंटीग्रल कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ BDL। सो लाइन इंटीग्रल 0 से L के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड, I एनक्लोज्ड।
ध्यान से देखो यहां पे करंट आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर कितना आ रहा है, इससे आई, इससे आई, इससे आई, इससे आई, कितना एन आई, कितना, तो मुझे बताओ क्या मैं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। बी मुझे पता नहीं है, एल लेंथ के लिए आपने उसे इंटीग्रेट करने के लिए कहा है, तो बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल एन आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड क्या मिलता है मुझे, क्योंकि मैंने केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए लाइन इंटीग्रल किया है, मुझे इस लेंथ का, इस लेंथ के लिए, इस लेंथ के लिए मैंने लाइन इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो जिस पर्टिकुलर के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा उसके लिए मुझे वो कैलकुलेशन होके मिल जाएगी। क्लियर ना? तो एक सोलेनोइड की वजह से, सोलेनोइड की वजह से उसके एक्सिस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, म्यू नॉट आई। उसके अगर मैं पोल्स की बात करूं तो यहां पे होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहां भी कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, पोल्स पे म्यू नॉट एन आई बाई 2, एक्सिस पे, मिड ऑफ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलती है, म्यू नॉट एन आई। तो मैंने लाइन इंटीग्रल किस पोर्शन के लिए केवल किया है, केवल किस पोर्शन के लिए किया है, केवल एक्सिस के लिए। तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है सोलेनोइड के लिए। ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, कुछ फॉर्मूले हैं जो, वो फॉर्मूले भी याद रखने की। एंड्स पे पोल्स की अगर बात की जाए, वैसे इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की आधी होती है। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से हम सोलेनोइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी एक्सिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात है कि करंट कंपोनेंट इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इधर की तरफ। ठीक है, क्लियर? तो ये है सोलेनोइड, जो कि एप्लीकेशन किसका है, फिर से एप्लीकेशन किसका है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर? अब ऐसे ही एक एप्लीकेशन और भी देखने को मिलता है। आप कहोगे सर यहां पे पहले एक बात देख लेते हैं कि बाहर आपने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके क्यों दी, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए लाइन इंटीग्रल करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मुझे इस लेंथ का पता ही नहीं है ना? वैसे बुक्स में इसको एक्सप्लेन करके दे रखा है ना? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो मुझे इस प्रकार का एक सिचुएशन देखने को मिलता है, ओवल शेप। मैं रेक्टेंगल बना जरूर रहा हूं, लेकिन मुझे शेप कैसी मिल रही, ओवल। और मेरे लिए ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसमें ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्या मैं इस पोर्शन के लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा पाऊंगा। क्या मुझे ये पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, तो मुझे ये जो पता है कि एक्सिस पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दैट्स व्हाई मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लूं, मुझे बाहर कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड सोलेनोइड। नेक्स्ट हम केस करते हैं, दैट इज टोरॉइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसी का एप्लीकेशन है, और वो क्या है, टोरॉइड। क्लियर? टोरॉइड। अब टोरॉइड क्या होता है? अब सिंपल सी बात है, सोलेनोइड जो था उसको अगर आप फोल्ड करके इस टाइप का एक शेप दे दें, है ना? क्लियर? एक शेप दे दें, और वो शेप कैसी है देख लेते हैं एक बार जरा, कैसी है देखो। इसको भी मुश्किल नहीं है समझना, इस प्रकार से ये एक टोरॉइडल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द टोरॉइड, और जो एक्सिस मैंने ड्रॉ की उसकी रेडियस है स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर। क्लियर? ये एक टोरॉइडल स्ट्रक्चर। आपने जब सोलेनोइड का केस देखा तो सोलेनोइड के केस में क्या मिला कि मैं लाइन इंटीग्रल केवल उस पर्टिकुलर पोर्शन का कर पा रहा था जहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। मैंने इस वाली शेप के लिए लाइन इंटीग्रल कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड या फिर इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मैं ये डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा कि इक्वल है या फिर नहीं। ओके? तो जो टोरॉइडल स्ट्रक्चर है वो आपको ये देखने को मिल रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द टोरॉइड। फिर मैंने बोला ना कि मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर यूज करना है तो सबसे पहले बात करंट कंपोनेंट्स बना देते हैं। यहां से करंट इन कर रहा है, यहां से आउट, यहां से इन, 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 यहां से आउट। ठीक है? तो आप देखें तो आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन, यहां से करंट का अंदर की तरफ जाना, पहले इस टाइप से स्ट्रक्चर कर लिया करो। यहां से करंट का अंदर जाना और यहां से करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो
आपको पता है इससे बाहर करंट और इससे अंदर, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n है, n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो आपको पता है कि Ni करंट अंदर जा रहा है, उन टर्न से Ni करंट अंदर जा रहा है और Ni करंट, आपको पता है कि अगर आपने एम्पीरियन लूप ये बना दिया, ध्यान से देखना, अगर आपने ये एम्पीरियन लूप बना दिया तो आपको पता है इस एम्पीरियन लूप से अंदर जाने वाला करंट और बाहर आने वाला करंट इक्वल है। तो आपको पता है इस एम्पीरियन लूप के लिए मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा ही नहीं पाऊंगा। समझ गए ना आप? तो मैंने कैसे लगा सकता हूं? आपको पता है मैंने एम्पीरियन लूप ऐसे बना दिया, ये आपके पास फर्स्ट एम्पीरियन लूप है, फर्स्ट एम्पीरियन लूप जो कि मैंने ड्रॉ किया, एम्पीरियन लूप जो कि मैंने ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखो इस एम्पीरियन लूप के अंदर नेट करंट कितना, जीरो। तो आपको पता है इस एम्पीरियन लूप यानी यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, है ना? क्लियर? तो आपको पता है कि मैं इस एम्पीरियन लूप के सरफेस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जाऊंगा मुझे जीरो मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला एम्पीरियन लूप बनाऊं, देखो मैंने व्हाइट से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, मैं अगर ये वाला एम्पीरियन लूप बनाऊं तो इस एम्पीरियन लूप में केवल वही करंट कवर हो रहा है जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो एम्पीरियन लूप का स्टेटमेंट क्या होता है कि द लाइन इंटीग्रल नॉट लाइन, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस लूप पे आप मैग्नेटिक फील्ड बी मान लो, इसकी लेंथ कितनी है, जीरो से लेके 2 पाई आर तक, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन आई, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। यहां पे b इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई बाई 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of, या into the axis of, in the axis of टॉरॉयड। टॉरॉयड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉरॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। टॉरॉयड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। टॉरॉयड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहां से पास होता है जब अपने एम्पीरियन लूप बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे जीरो मिली, ठीक है। तो ये टॉरॉयड का कॉन्सेप्ट है, टॉरॉयड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यार आज के लेक्चर में मैं आपको बार बार एक ही चीज डिस्कस करके दे रहा हूं कि प्लीज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलर, ओके। तो ये केसेस थे और मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो को थोड़ा लेंदी नहीं करना चाहता हूं। सबसे आज पूरे के केस में, पूरे लेक्चर में आपने एक ही एप्लीकेशन सीखा, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन। मुझे कुछ बातें आपसे और डिस्कस करनी थी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, अलग कॉन्सेप्ट है, दिस मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशंस आपके पास ये हैं, लेकिन मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अधिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।